अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वो दो टाइप का होता है, मेजर और माइनर ऑक्सीडेशन। जो मेजर ऑक्सीडेशन है दैट इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और जो माइनर है वो अल्फा है, ओमेगा है, एंड और चेन फैटी एसिड का भी ऑक्सीडेशन होता है। तो जो मेजर ऑक्सीडेशन है दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। सिंथेसिस हम लोग देख चुके थे, जैसा बताया गया है कि सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है फैटी एसिड का, जबकि इसका डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें इनएक्टिव फैटी एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेज की उपस्थिति में एक्टिव फैटी एसिड बनता है, और या एसाइल कोएंजाइम में बनता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ओनली फर्स्ट स्टेप वेयर एनर्जी यूज्ड 2 एटीपी। 2 एटीपी यूज होता है इनएक्टिव फैटी एसिड को एक्टिवेट फैटी एसिड बनाने में। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिएबल नहीं होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लिए। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रियल चेन परमिएबल नहीं होता है, जिस कारण से लॉन्ग चेन को शॉर्ट चेन बना के भेजा जाता है। तो परमिएबिलिटी फॉर शॉर्ट चेन एंड मीडियम चेन फैटी एसिड होता है, और जिसके लिए एक पाथवे का यूज किया जाता है कार्निटीन। कार्निटीन एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है जो फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कार्निटीन जो होता है वो मेडअप अप होता है लाइसिन एंड मेथियोनिन का। क्वेश्चन है, कार्निटीन एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्टर फॉर फैटी एसिड, और कार्निटीन जो कि लाइसिन एंड मेथियोनिन का बना होता है। अब कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 जो होता है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिस तरह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया मान लिया जाए ये है, तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 होता है। कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये कार्निटीन जो होता है वो ये फैटी एसिड से जाके बाइंड करता है, फैटी एसिड से जाके बाइंड करता है एक्टिव फैटी एसिड से। और कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 2 होता है जो इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 2 हुआ, और ये कार्निटीन को फैटी एसिड से डिटैच करता है। तो इस तरह से कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1 और 2 जो आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं रिस्पेक्टिवली, कार्निटीन की सहायता से फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाते हैं। और फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा हर एक साइकिल में, एक NADH2 मिलेगा और एक FADH2 मिलेगा। इस तरह से ईच फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में we get 1 acetyl कोएंजाइम में 1 NADH and 1 FADH। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई पामेटिक एसिड है उसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ जो कि 16 कार्बन का है, तो क्या होगा ना कि एसिड 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। तो क्या होता है कि 16 कार्बन के लिए 16 कार्बन की डिग्रेडेशन के लिए कितने साइकिल की ज़रूरत होती है? तो 16 कार्बन के लिए हम लोग N/2 - 1 से निकाल लेते हैं। अगर इवन चेन फैटी एसिड हो तो उसका होता है N/2 - 1, और वही अगर ऑड चेन फैटी एसिड है, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। ऑड चेन फैटी एसिड के लिए होता है कितना? N/2 एसिटाइल कोएंजाइम में, सॉरी, ऑड चेन फैटी एसिड का ऑड चेन फैटी एसिड है, तो लास्ट में तो 3 कार्बन बचता है। तो साइकिल उतना ही होता है, नंबर ऑफ साइकिल वही होगा, लेकिन हाँ NADH2 कितना बना, FADH2 कितना बना और एसिटाइल कोएंजाइम में कितना बना, दोनों अलग अलग हो जाता है। साइकिल तो N/2 - 1 ही होगा, ऑड चेन और इवन चेन दोनों में। देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए अभी आप लोग को आया नहीं है, बाद में आप लोग इसके बारे में समझेंगे
कि किसी फैटी एसिड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, कितने NADH2 बनते हैं, कितने FADH2 बनते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार से हम लोग ATP का कैलकुलेशन करते हैं। अगर पहला ही जो एक रिएक्शन है उसमें सेकेंड 2 ATP लगता है, उसके अलावा ATP इसमें प्रोड्यूस होता है। NADH जो होता है वो 2.5 ATP प्रोड्यूस करवाता है, FADH2 होता है 1.5 ATP प्रोड्यूस करता है, और एसिटाइल कोएंजाइम A होता है जो 10 ATP प्रोड्यूस करता है। तो पाल्मिटोइल कोएंजाइम A जो होता है 108 ATP प्रोड्यूस किया और 2 कंज्यूम हुआ, तो टोटल 106 ATP प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह से अलग अलग कार्बन मोइटी अलग अलग ATP प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग देखेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन तो मेजर पाथवे है, लेकिन अल्फा ऑक्सीडेशन जो माइनर ऑक्सीडेशन पाथवे है कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है, और फाइटेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन भी अल्फा ऑक्सीडेशन पाथवे से ही होता है, ब्रेन में होता है। और फाइटेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन भी अल्फा ऑक्सीडेशन पाथवे से होता है। और इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होता है वो फाइटेनिक एसिड ऑक्सीडेज या हाइड्रोलेज, उसी का नाम है अल्फा ऑक्सीडेशन का। अगर फाइटेनिक एसिड ऑक्सीडेज और हाइड्रोलेज की डिफिशियंसी होगी तो इस डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज होता है उसका नाम होता है रेफसम डिजीज। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। फाइटेनिक एसिड इसमें स्टोर हो जाएगा, दैट इज रेफसम डिजीज। तो फाइटेनिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? हम लोग जो ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, मिल्क और मीट प्रोडक्ट में फाइटेनिक एसिड पाया जाता है। और अगर किसी को फाइटेनिक एसिड यानी कि अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो उसको रेफसम डिजीज होगा। तो इसका ट्रीटमेंट है कि आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर दो, ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाइए, मीट और मिल्क प्रोडक्ट कम खाइए। ओमेगा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। जिस तरह से हम लोग देखें कि अल्फा ऑक्सीडेशन हम लोग देखें कि ब्रेन में होता है, उसी तरह से ओमेगा ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, और टर्मिनल कार्बन के रिमूवल के लिए ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। हम लोग वैसे भी जानते हैं ओमेगा टर्मिनल कार्बन को कहते हैं। अब ऑड चेन फैटी एसिड में क्या होता है? किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है? जैसे प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में लास्ट में 3 कार्बन बचा, उसमें प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज वर्क किया और बना पहले मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में, यानी कि 3 कार्बन से पहले 4 कार्बन बना। और प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में बायोटीन एक्ट्स एज ए कोफैक्टर, इसमें विटामिन B7 काम करता है। किसमें? प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में, कार्बोक्सिलेज में। और तो बना क्या? मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में से मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम ए बना, और फिर उस पर म्यूटेज काम किया। म्यूटेज में विटामिन B12 बढ़ाता है एज ए कोएंजाइम। अब देखते हैं म्यूटेज जो होता है मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम को सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। सक्सिनाइल कोएंजाइम में आधर क्रेब्स साइकिल में चला गया या ग्लूकोनियोजेनेसिस या क्रेब्स साइकिल में चला गया। यानी कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में फर्स्टली मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम में, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके क्रेब्स साइकिल में चला गया। इस तरह से ऑड चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ। अब वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है तो उसका पहले ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, कहाँ होता है? पेरोक्सिसोम में होता है। और क्या होता है पेरोक्सिसोम में? जब ऑक्सीडेशन होता है तो H2O2 का सिंथेसिस होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किसी ATP का सिंथेसिस नहीं होता है। और इसमें जो पेरोक्सिसोम में जो सिंथेसिस होता है उसमें हीट रिलीज होता है, एनर्जी के रूप में हीट ही रिलीज होता है। अब फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो हम लोग देखते हैं कोई H2O2 नहीं बनता है, और कोई मतलब ATP बनता है, H2O2 का कोई सिंथेसिस नहीं होता है। जबकि जब पेरोक्सिसोम में होता है तो H2O2 का सिंथेसिस होता है। अगर पेरोक्सिसोम का या जो एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और उसको हम लोग करते हैं जेलवेगर सिंड्रोम। जेलवेगर सिंड्रोम क्या होता है? जेलवेगर सिंड्रोम में लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है जेलवेगर सिंड्रोम में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट डिफिशियंसी अगर होता है तो उसको एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी कहते हैं। अगर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट ही ना हो तो उसको एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी कहेंगे। तो अगर कार्बोमाइल फॉस्फेट ट्रांसफरेज 1 की डिफिशियंसी होगी तो लीवर अफेक्ट होगा। अगर कार्बोमाइल फॉस्फेट ट्रांसफरेज जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है, अगर उसकी डिफेक्ट होगा तो कार्डियक और स्केलेटल मसल
इन्वॉल्व होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि CPT1 की डिफिशियंसी किसको अफेक्ट करेगी, लीवर को, CPT2 की डिफिशियंसी कार्डियक और स्केलेटल मसल को। रेप्सम डिजीज के बारे में देख लिए हैं हम लोग, जेलवेगर सिंड्रोम के बारे में देख लिए हैं, और एस-लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। जेलवेगर देखे हैं कि पेरोक्सिसोम की डिफिशियंसी से होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का इसमें अकुमुलेशन हो जाता है। और रेप्सम डिजीज में हम लोग क्या देखे थे, रेप्सम डिजीज में देखे थे कि जो कौन सा फाइटेनिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, फाइटेनिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है, दैट इज रेप्सम डिजीज। तो इस तरह से हम लोग फैटी एसिड सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन देख लिए हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस में एक बात जो रह गई थी कि फैटी एसिड सिंथेसिस का में पहला स्टेप को इनिशिएशन कहते हैं और सेकेंड स्टेप को जो हम लोग इनिशिएशन किए थे और उसके बाद और दूसरे स्टेप को हम लोग इलोंगेशन स्टेप कहते हैं। और फैटी एसिड सिंथेसिस में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेता है। हम लोग सब जानते हैं पहले से ही कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और स्टेरॉयड का सिंथेसिस होता है, जबकि रफ वाले में किसका होता है, प्रोटीन का। रफ वाले में कोड वर्ड है कि रफ वाले में किस तरह से प्रोटीन का कोड वर्ड है, ठीक है। और मेन पाथवे जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कम ही होता है, यानी कि फैटी एसिड सिंथेसिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कम होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के बारे में बताया गया है कि फैटी एसिड सिंथेसिस जो होता है इसमें इलोंगेशन जो होता है मेनली होता है किसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसमें रेयर है। ये एरोबिक कंडीशन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। इसमें विटामिन B6 की ज़रूरत होती है, पायरोडॉक्सिन की। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब होता है तो विटामिन B6 की कोई ज़रूरत नहीं होती, सॉरी, और विटामिन B6 की ज़रूरत होती है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में। और एसिटाइल कोएंजाइम में ऑलवेज अटैच थ्रू मेलोनाइल कोएंजाइम में, यानी कि मेलोनाइल कोएंजाइम में जो कि पैन एसिड पे लग रहा था उसको एसिटाइल कोएंजाइम में हमेशा आके अटैच होगा, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम में इसमें डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में अटैच हो सकता है, ठीक है, जब इलोंगेशन पाथवे होता है। और थर्ड स्टेप है उसका नाम है डीसैचुरेशन, इसमें डबल बॉन्ड निकल लगता है। हम लोग देख चुके हैं कि डेल्टा 9 डीसैचुरेज एंजाइम ह्यूमन में पाया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड डेल्टा 9 पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्टेप हो गया फैटी एसिड सिंथेसिस का। पहला हो गया इनिशिएशन, दूसरा हो गया इलोंगेशन और तीसरा डीसैचुरेशन। तो फैटी एसिड सिंथेसिस भी देख लिए और डिग्रेडेशन भी देख लिए। थैंक यू।